हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और हम लोग पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कम से कम 2012 से लेकर के 2024 तक प्रीलिम्स में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, उनका अगर टर्मिनोलॉजी से आए तो कहाँ से आए, एनसीईआरटी बेस आए तो किन एनसीईआरटी को कवर किया गया, एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछे गए तो कहाँ से पूछे गए। मोस्टली अगर हम 2012 से 2024 लगभग 12 वर्षों के पेपरों का अध्ययन करें तो यूपीएससी ने लगभग 18 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे हैं। 90% क्वेश्चन सिर्फ 18 टॉपिक से आए हैं। रिपीटेशन रहा है ना। जैसे इस बार महान्यायवादी के बारे में पूछ लिया गया तो अगली बार महान्यायवादी की शक्तियां, कार्य, है ना, उसकी एक्सिलरी पावर वगैरह, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आए। तो पॉलिटी, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटी से लगभग ये मान के चलो 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी में। अब यूपीएससी प्रीलिम्स आपका आ चुका है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 22 जनवरी है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे चार से 4.5 महीने बचे हुए हैं। अब 4.5 महीनों में देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और ख़त्म कर लें, है ना। हमें एक स्ट्रेटजी के तहत अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करके एग्जाम को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के स्टेट पीसीएस में 15 से 18, पीसीएस वगैरह में 10 से 15 या कभी कभी 5 स्टेट स्ट्रेटजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर दोनों एग्जामों की बात करें तो 20 क्वेश्चन के लगभग आसपास रहते हैं। और ये टॉपिक देखो, होता है ना, यूपीएससी में आपने 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका प्रीलिम्स कट ऑफ निकल गया, है ना। पीसीएस वगैरह में है कि भाई 80 से 85 कभी कभी होता है, कभी 90 क्रॉस कर जाता है और कभी कभी 100 के आ जाता है। इस बार स्टेट पीसीएस में देखें यूपी में तो लगभग 75 जिसका है वो भी मान रहा है कि नहीं हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो कट ऑफ वेरी करती है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम के इजी है, टफ है, ट्रेंड के हिसाब से, तो कट ऑफ वेरी कर जाती है। लेकिन यूपीएससी का जनरली ट्रेंड रहा है कि अगर 90 नंबर आपके हैं जीएस फर्स्ट पेपर में, आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें अगर आप 90 या 85 से 90 के बीच में अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका कट ऑफ निकल जाएगा। 2020, 21, 22, 23, 24 लगभग ऐसे ही वेरी किया। 22 में अचानक से ट्रेंड चेंज किया। अभी तक हम क्या करते थे, एलिमिनेट कर लेते थे, वो वाला काम खत्म कर दिया, युग्म वाली चीज़ें दे दी। तो यूपीएससी ट्रेंड में चेंज करता रहता है। और आज कल में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला गया पारदर्शिता को लेकर कि यूपीएससी को ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम को हेल्ड कराना है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिहाज से अच्छी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जब 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन ही हमें सही करने हैं तो 20 क्वेश्चन में से पॉलिटी के अगर हम 15 क्वेश्चन ठीक से कर ले जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बाकी 35 क्वेश्चन अदर अदर सेगमेंट से देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के उनमें क्या है, क्या करना है हमें भाई, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हों जिन पर हम विशेष फोकस करके आगे बढ़ें। तो पहले जैसे मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं तो कुछ शब्दावली है, बेसिक शब्दावली। अब आप उसको एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं या किसी अन्य बुक से। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक एनसीईआरटी से बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक मत उठाएं। दूसरी एम लक्ष्मीकांत, ये ऐसी बुक है जहां से ये मान के चलो 15 क्वेश्चन सीधे इससे फंस जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आ जाते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ने से एक फायदा हमको ये हो जाता है कि लक्ष्मीकांत हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आती है। इसीलिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को करना है, फिर लक्ष्मीकांत को आना है। अब जैसे लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 32 में 5 रेटें दी गई हैं, उन 5 रेटों को समझाया गया है यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक वे में समझा दिया गया है, तो इजी हो जाता है थोड़ा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक प्री 2025 के लिए, जैसे शब्दावली में टर्मिनोलॉजी में होता है तो संविधानवाद, ठीक है, इसको थोड़ा डीप में तैयार करना है कॉन्सेप्ट के साथ। पंथ निरपेक्षता, डिफरेंस बिटवीन पंथ निरपेक्षता एंड धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम, स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको जस्टिफाई किया गया है, प्रस्तावना में इसको जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट भाग 3 वगैरह में जस्टिफाई किया गया है। सामाजिक समानता, समानता की बात कब की जाती है, आर्टिकल 14 से 18 आपने पढ़ा होगा, तो वहां भी जस्टिफाई है, प्रस्तावना में भी जस्टिफाई है। तो कहाँ कहाँ से चीजें निकल सकती हैं, क्या क्या इसके विषय में कौन से
ऐसे वाद रहे हैं, पंथ निरपेक्षता के संबंध में कौन से वाद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वतंत्रता, समानता, इनसे लेकर के डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जस्टिस, न्याय, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, क्या होता है न्याय, सोशल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, तो इनको थोड़ा डीप में आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अदर चीजें हैं, संवैधानिक विकास, संविधान सभा के बारे में, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां और महत्वपूर्ण प्रावधान, इतना सब कुछ कर लेंगे तो ये मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल आएंगे। ठीक है, संविधान सभा से पिछले अगर रिसेंट टर्म में देखें तो पीसीएस, स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए, लेकिन यूपीएससी में यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड कम रहा, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर के ट्रेंड में कम रहता है। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन अनुच्छेद को लेकर के आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 75, आर्टिकल 72, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनुसूचियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो प्रावधान है बहुत सारे, ये आपके यूपीएससी के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से हैं। ओके, पहला अगर हम टॉपिक चुने तो प्रस्तावना से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं कि भैया कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है, क्या है सीक्वेंस, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको अच्छी प्रकार से समझना है। 1951 में शंकरी प्रसाद वाद में क्या हुआ, गोलकनाथ भारती, केशवानंद भारती, इस तरह के वादों को भी प्रस्तावना के साथ समझना है। संशोधनीय है, नहीं है, संशोधन हो सकता है तो कैसे संशोधन हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक के अंतर्गत 1 से 4 में संशोधन किया जाता है, तो वो कैसे किया जा सकता है उसके विषय में आपको समझना है। उसकी जो उसके फंक्शन है 1 से 4 में, उनको आपको समझना है, जो कि आवश्यक है। बाकी अगर रट पा रहे हो ठीक है। कौन सा राज्य कब बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जेवीपी समिति कब बनी, ठीक है, और उसके पहले बलवंत राय में, बलवंत राय नहीं, एक समिति और बनी थी, वो समिति कब बनी, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, क्या रिकमेंडेशन दी फजल अली आयोग ने, उसके आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तो थोड़ा सा डीप में जाके आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 1 से 4। उसके बाद अगर 5 से 11 तक की बात करें सिटीजनशिप की, तो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है CAA, NRC, है ना, समान नागरिक सिविल संहिता, इनसे रिलेट करके इस समय चीजें लाइट में हैं। जैसे उत्तराखंड हो सकता है 26 जनवरी से UCC को लागू कर दे, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वरना इस टॉपिक से बहुत रेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उसकी जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 और 32 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। याद रखना, इनसे रिलेट करके चीजें बहुत पूछी गई हैं एग्जाम में कि बताओ आर्टिकल 21 के तहत अभी राइट टू प्राइवेसी आया था 2017 में, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित हैं। आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट, अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। आर्टिकल 14, 19, ये जो है ना बेसिक फंडामेंटल हैं और आपको ये पता ही होने चाहिए एज ए UPSC एस्पिरेंट्स, एज ए सिटीजन इन इंडिया, एज ए स्टेट PCS स्टूडेंट। तो ये सारी बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपको सही से पता होना चाहिए। इसमें एक और आर्टिकल 20 है ना, आर्टिकल 22 है। ये दोनों आर्टिकल थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको ध्यान से देख लेना। धर्म को लेकर के इस समय बड़ा आग बबूला हो रहा है, उधर कुंभ चल रहा है, उधर मुसलमानों को नहीं जाने दिया है, तो 25 से 28 भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की जाती है। तो भाई ठीक से कर लेना इसको। अगेन DPSP, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस महत्वपूर्ण DPSP। ओके, जैसे आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 40 है ना, 37, 38, है ना, इस तरह के आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में निकट भविष्य में कोई एक्ट बन रहा है, जिनको बेस बना करके, या हो सकता है आने वाले समय में, या पहले बन चुका हो, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया हो। तो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके अलावा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को भी आपको फोकस करना है। फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको 2 स्टार देता हूँ। बाकी
थर्ड स्टार वाले 100% ये मान के चलो क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके बाद अगेन थर्ड में और थर्ड उसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट से रिलेट करके 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, है ना। कोई भी नहीं मिस नहीं किया है, इसको तो कभी मिस ही नहीं किया है, हर बार पूछे गए हैं, है ना। इलेक्शन सिस्टम उसकी शक्तियाँ, महाभियोग की प्रक्रिया, उसके साथ साथ आपको राज्यपाल को प्रिपेयर करना है, राज्यपाल से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, है ना। और खासकर इसकी समाधान शक्तियाँ और इसकी ऐसी पावर्स जो संविधान में तो वर्णित हैं, जहाँ पर ये अपने अंतरात्मा का प्रयोग कर सकता है, इवन राज्यपाल के साथ, है ना। 356, 352, 360 इस तरह की चीजें, विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है ना। संविधान संशोधन विधेयक क्या राष्ट्रपति की अनुमति से आते हैं, नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हर पार्टीशन में प्रेसिडेंट आपको किसी न किसी क्लास के साथ मिल ही जाएगा, तो इसको अगेन अच्छी प्रकार से प्रिपेयर करना, है ना। तो देखो चीजें उतने आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामने रख करके, सिलेबस को सामने रख करके हाँ काम करना शुरू करोगे ना, तो बड़ा आसान हो जाता है। और नहीं क्या होगा, वही ढाक के 3 पात। और खासकर देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमें लगता है बार बार, देखो यूपीएससी में क्या है ना, यूपीएससी अपनी रिव्यू रिपोर्ट कम जारी करता है, मेंस की कॉपियाँ चेक करने के बाद उनको पब्लिक डोमेन में रखा नहीं जाता, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाने के बाद उसकी कट ऑफ कब आएगी, मान लिया 2024 का प्रीलिम्स आया, अभी हो गया, मेंस भी हो गया, रिजल्ट भी फाइनल आ गया, इंटरव्यू चल रहे हैं 2024 के, इसका रिजल्ट मान लेते हैं मई में आएगा। अब मई में इसका रिजल्ट आएगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्या होता है, कट ऑफ आ जाता है। जबकि कट ऑफ की ज़रूरत हमें कब होती है, कट ऑफ की ज़रूरत प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि 15,000 बच्चे प्रीलिम्स पास होते हैं, लगभग 3-3.5 लाख लोग फेल हो जाते हैं, तो यही पता लग जाना चाहिए कि हमारा कट ऑफ क्या गया, बच्चे और उत्साह के साथ तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। मेंस की कॉपी अब पब्लिक में आती नहीं, तो चीज़ें बहुत क्लीशी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की डिमांड की जा रही है, तो भाई आप जब एस्पिरेंट्स में पारदर्शिता चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, और कोई भी संस्थान हो, कोई भी पारदर्शी तो होना ही चाहिए देश के नागरिकों के प्रति, उसको तो मतलब क्लीन होना ही चाहिए, है ना, जहाँ बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उसके बाद अगर हम मंत्रिपरिषद में देखें तो इससे भी क्वेश्चन आए हैं, संसद से रिलेट करके, संरचना, कार्यप्रणाली, उसकी शक्तियाँ, महत्वपूर्ण अधिकार, है ना। 4 टॉपिक में हम संसद को ले लेते हैं। उसके बाद राज्य विधानमंडल में संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण अधिकार, ओके। कुछ विशेष समितियां बनती हैं, उनके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट का, रिट के बारे में, संरचना एवं शक्तियों के बारे में, और हाई कोर्ट के विशेष संदर्भ में जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, राज्यपाल के अधिकार, ओके। और सुप्रीम कोर्ट में केस मंगाया जाना, जो कहीं ना कहीं रिट से संबंधित हो सकते हैं या किसी अदर चीज से रिलेट करके हो सकते हैं। करप्शन के चार्जेस हाई कोर्ट पे कई जजों पे लिखते हैं, तो यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, क्या उसका प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, कोलेजियम व्यवस्था के ऊपर बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। मेंस के लिहाज से ये टॉपिक भी काफ़ी वर्निंग इशू होता है ना। तो उसको आपको समझना है, जजेस की संख्या, कैसे जजों की संख्या बढ़ाई जाती है, वेतन भत्ते इनके क्या होते हैं। भाई वेतन, अगर हाई कोर्ट के जज की बात की जाए तो वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। तो डिफरेंसेस क्या हैं, क्या इश्यूज आते हैं, जजों की नियुक्ति, तो ये सारी देखो बेसिक चीज़ें हैं, ओके। और कॉन्सेप्ट में भी अगर आप इनको अगर ढंग से करेंगे, आप एनसीईआरटी से कर लो, आप और कोई नॉर्मल बुक स्पेक्ट्रम वगैरह ले लो, या विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, बहुत सारी एकेडमीज के नोट्स हैं, है ना, उनसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत लाइटली लेने, जिन टॉपिक को मैं गिना रहा हूँ ना, बहुत लाइटली नहीं लेना है आपको, उस पर थोड़ा रिगरस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, रिगरस प्रैक्टिस करनी है, कठिन श्रम करना है, और ध्यान रखना प्रीलिम्स के पहले ये सारा कर लेना है। उसके बाद लोकल गवर्नेंस, ठीक है, संरचना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके प्रावधान, और खासकर इसमें देखो एक तो पेशा एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, पेशा एक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, जनजातियों के अधिकारियों के बारे में, ये 2006 में आया था, 2006 में, इसके बारे में कि लघु वनोपज का अधिकार किसको दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये दोनों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इन एक्ट्स को लेकर के कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर आपको ध्यान देना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसको भी बहुत देना है।
महत्वपूर्ण संवैधानिक कॉन्सेप्ट में जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संबंध, ठीक है, खासकर करंट के संबंध में अगर बीच में कोई डिस्प्यूट रहा है, चीज़ें बदली हों, जैसे दिल्ली का देखो और केंद्र सरकार का देखो, आपस में जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तब से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, तो उनके क्या प्रावधान हैं, कहाँ पर दिए गए हैं, संविधान में पहले से उपबंधित थे या बाद में उपबंध किया गया, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी क्या उपयोगिता है ना, उनके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, जो संघीय शासन होता है या संघीय गवर्नमेंट होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, एकल कार्यपालिका या ड्यूल कार्यपालिका, डिफरेंसेस वगैरह, लोकसभा राज्यसभा, वो सारी चीज़ें यहाँ तक आ जाती हैं। कभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं, संवैधानिक, वैधानिक, गैर वैधानिक, जो कार्यपालिका के आदेश बने हैं, जैसे मान करो योजना आयोग बना था, ठीक है, जैसे एनआईटी नीति आयोग बना है, ये गैर वैधानिक संस्थाएं हैं जो कार्यपालिकी आदेश के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो संवैधानिक जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, कैग है, कैग से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, एसटी एससी आयोग, ओबीसी आयोग, उसकी संरचना, वित्त आयोग, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, है ना, जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी उनके गठन के बारे में, परिसीमन आयोग वगैरह है। उसके बाद वैधानिक आयोग में सीआईसी है ना, सीवीसी है, मानवाधिकार आयोग है, महिला संरक्षण बाल सुधार अधिकार आयोग है। तो इस तरह के आयोगों के बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ गैर वैधानिक आयोग हैं, बहुत सारे जल बोर्ड हैं, प्रदूषण से रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्वायरमेंट वाली चीज़ों में काम आ जाते हैं। तो इस तरह अगर आप प्रिपेयर करोगे, है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। देखो, भविष्य का सवाल होता है, एक अटेम्प्ट का सवाल होता है। प्रीलिम्स फेल हुए तो नेक्स्ट ईयर आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा और उसके डेढ़ साल बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा और 2 साल में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इवन अगर आप प्रीलिम्स में फेल होते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक अटेम्प्ट तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा जो टाइम जाएगा ना, टाइम बड़ा क्रूशियल है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत क्रिएट करने लगती हैं, आसपास के लोग ताने कसने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना होने पाएँ। ओके, तो ये जितने भी टॉपिक है ना भाई, इनमें मैंने विशेष मेहनत करके काम किया है। और इसके पहले मैंने क्या किया है, आपको पीवाईक्यू सीरीज जारी करा दी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं लग रहा है कि नहीं कुछ मिस हो रहा है ना, तो उसको आप इस सीरीज में ऐड कर लो। इस सीरीज को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां से इसको ले लेना। जहां पर दिक्कत हो प्रिंट आउट ले लेना, काम कर लेना अपना। जहां पर आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए, देखो जो मैंने टॉपिक बताया ना, इनसे पर ईयर 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है। मैं नहीं कहता कि आप पूरी किताब मत पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में करीब 15 से 16 क्वेश्चन आपके सही कर सकते हैं, ये 100% है। अगर आप ढंग से तैयार करके जाएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये 100% मान के चलो ये आपको 15 क्वेश्चन सही करा के देगा। ये मेरी गारंटी है, ये मैं दावा कर सकता हूं, ठीक है। यही मेरा उसूल था प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। मैं पिछले 8-10 साल की चीजों को क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं, कहां से क्वेश्चन पूछे गए, अगली बार कहां से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। भाई देखो, बौद्ध धर्म से मान लिया क्वेश्चन पूछा गया, अब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया, मान लिया बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूछा गया, अगली बार बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है क्लासिफिकेशन बौद्ध धर्म का पूछ लिया जाए। उसी तरह जैसे इस बार प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में पूछा गया, तो बताओ भैया विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं। हो सकता है अगली बार क्या करे, शपथ उसके बारे में पूछ ले कि संसद के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, आपात उपबंधों में राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, या हो सकता है उसके क्षमादान शक्तियों के बारे में पूछ ले। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा उसी से ना। 50,000, 1 लाख 2 लाख क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में बन सकते हैं नॉर्मली। उन 1 लाख 1.5 लाख क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में। तो चीजें बड़ी
ऐसा नहीं है कि स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट तब है जब आप उनको करने का प्रयास करोगे। हिंदी माध्यम में सफलता का एकमात्र राज होता है कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करो। रटने का प्रयास करोगे, चीजों को बहुत लाइटली लोगे, अरे कर लेंगे यार, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट डालो, चाट डालो उसको, है ना। और कोचिंग के, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लोगे तो टेस्ट सीरीज होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, टेस्ट सीरीज होता है अपने नॉलेज को चेक करने के लिए, टेस्ट सीरीज होता है कि एग्जाम भवन में जो हमारा एंगर होगा, जो हमारा क्या कहते हैं उसको स्ट्रेस होगा, उसको हैंडल कैसे करेंगे, एग्जाम भवन में हमारा क्या होगा, उसके लिए आपको ये सारे पैटर्न, ये सारी टेस्ट सीरीज करनी पड़ती हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, जिससे आपका स्ट्रेस हैंडलिंग हो जाए, जिससे आपको क्वेश्चन करने का एफर्ट पता चल जाए, सही समय में आपको ओएमआर सीट भरना आ जाए। प्रैक्टिस कर लोगे तो ओएमआर सीट में गलत होने के चांसेस कम होंगे। उनका मतलब ये नहीं कि ये एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा, बहुत डिफरेंस है यूपीएससी में और जो आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो 100% मान के चलिए आपका होगा, वरना क्या होगा, वही ढक के 3 पार। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं इसको। अगली क्लास में देखो पॉलिटी पीवाईक्यू लगभग हो गए हैं, तो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लेके आएंगे हिस्ट्री के पीवाईक्यू और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, हिस्ट्री को किस प्रकार प्रिपेयर किया जाए, देन आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और इसको देखना, समझ में आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पर दैनिक अपडेट मिल जाएंगे आपको, वहां से जा करके अपडेट ले लेना। धन्यवाद।